हेलो गाइस, वैसे तो मैं बाली की ऑलरेडी बहुत वीडियोस डाल चुका हूं, पर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा वो सभी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके बाली ट्रिप को प्लान करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय कीजिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में बाली सीरीज़ की। तो दोस्तों जैसे आपको मेरे पिछले ब्लॉग्स देख के पता चला होगा, मैंने लगभग 18 से 19 दिन निकाले हैं बाली में, और अब जो हमारा टूर है वो आ गया है अपने एंड टाइम पे। बिकॉज़ कल मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ब्लॉग्स में कि मैं बाली आया था वन वे टिकट में, और अब मैंने फ़िलहाल 2 दिन पहले टिकट करवा ली थी। मुझे ठीक डील मिली थी, सेम प्राइस पे मिल गई थी। आपको प्राइस की वीडियो देखनी है तो आपको पता है कौन सी, लाइक पहली वीडियो में मैंने प्राइस वगैरह सब मेंशन कर दिया था। तो एनी केस गाइस, जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन बाली के बारे में कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और भी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं बाली में जब आप घूमने आते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल मैं हूँ उलुवातू में। आज है हमारा सेकंड लास्ट डे बाली में, और उलुवातू से आज मैं जा रहा हूँ कुटा। एक दिन है वैसे प्रॉपर, बट अगर आप वैसे देखो तो कुछ घंटे हैं मेरे पास, तो वो स्पेंड करने अभी मैं बैठा हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत से एयरबीएनबी में, जो कि है उलुवातू में। और इसके लिए भी मैंने आपको ब्लॉग में, उलुवातू ब्लॉग में बता दिया था कि मैं क्यों एयरबीएनबी में रुका हूँ और क्या मुझे प्राइस पड़ा है। तो ठीक है गाइज, अभी हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग अबाउट पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी बाली की, अगर आप बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कैसे कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं बाली के अंदर। तो गाइस शुरुआत करते हैं पहली डिटेल से। तो अगर आप बाली आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ज़रूरी होगी वो होगी फ़्लाइट टिकट्स। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी आपको आपकी डेट फाइनल होनी चाहिए कि आप किस डेट में एंटर करने वाले हैं बाली। तो फ़्लाइट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप स्काई स्कैनर सर्च कर सकते हो अगर आपको सस्ती फ़्लाइट चाहिए, और आप अगर गूगल फ्लाइट से ट्रैक कर सकते हो, स्काई स्कैनर से कर सकते हो। बाकी आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो। मैंने जो ली थी वो एयर एशिया ली थी, वो 9300 की पड़ी थी, कूपन वगैरह सब लगाने के बाद मैंने बुक की थी स्काई स्कैनर के थ्रू। और उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली थी, और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा कि आपको सस्ती फ़्लाइट कैसे बुक करनी है। तो ये हो गया फ़्लाइट का गाइस। इसके बाद आ जाता है, जैसे कि आपने अपनी डेट्स फाइनल कर ली और फ़्लाइट्स बुक कर ली, तो इसके बाद आ जाती है जो पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, वो है वीज़ा। तो जो बाली का वीज़ा है वो एक ई वीज़ा भी है और वीज़ा ऑन अराइवल भी है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप ई वीज़ा अप्लाई कीजिए, बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल में, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था, बहुत भीड़ थी, तो आपके 1 घंटा ईजिली ख़राब हो जाएगा। तो ई वीज़ा आ चुका है, तो आप ईजिली अप्लाई करें, और 3 से 4 लोग होते हैं आपके आगे लाइन, जो ई वीज़ा की लाइन होती है, और वो क्लियर हो जाता है। और वैसे आजकल इनके सेल्फ चेक इन काउंटर्स भी हैं एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर आप पासपोर्ट स्कैन करके भी सीधा निकल सकते हो। वहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगली क्लिप पे और दिखाता हूँ आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल, और उस पर टाइप करना है ई वीज़ा बाली या इंडोनेशिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद जो ये ऑफिशियल ई वेबसाइट ऑफ इंडोनेशिया है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि यही एक जेन्युइन और गवर्नमेंट वेबसाइट है। बाकी जो एजेंट्स की वेबसाइट है जो पेड सर्विस होती है। और उसके बाद ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे अबाउट वीज़ा, और इसमें होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करके आपको ये स्क्रीन आ जाएगी, इस पर अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज़ योर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। और उसके बाद आपको ट्रिप करना है जनरल फैमिली, और उसके बाद आपको ये टूरिज़म वाला सेलेक्ट करना है। टूरिज़म सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे ऊपर B1 सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल होता है। आपको सीधा वो फॉर्म देख के आपको वीज़ा दे देंगे, जो अभी आपको प्रिंट मिलेगा इस फॉर्म के एंड में। तो यहाँ पर करने के बाद आपको ये दिखा देंगे कि ये फ़ीस है यहाँ की 30 डे वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो 30 दिन और ये आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है, अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, पेमेंट करनी होती है, जो कि लगभग इंडिया के 27-2800 होते हैं। और उसके बाद आपको तुरंत ही वीज़ा मिल जाता है, लाइक 2 से 3 मिनट में। तो गाइज़ ये तो होगी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। अब जो सेकंड इसके बाद प्रोसेस रहता है, इसके बाद प्रोसेस रहता है हेल्थ डिक्लेरेशन का। तो हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए भी मैं आपको लेके चलता हूँ अगली स्क्रीन पे, और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। बिकॉज अभी जब से मॉन्की पॉक्स की कंप्लेंट्स आने लगी है तो कंपलसरी हो गया है, और इवन वीज़ा लाइन में लगने से पहले ही आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म स्कैन कराना होगा। तो चलते हैं आपको लेके अगली स्क्रीन पे और दिखाते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें फिर से आ जाना है गूगल पे और टाइप करना है बाली हेल्थ डिक्लेरेशन।
और जैसे आप वो टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, खुल जाएगा। और ये जो आपके सामने जो हेल्थ पास वाला स्टेट हीट, जो हेल्थ पास वाला ऑप्शन था, उस पर क्लिक करना है और ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है जो भी इन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद आपने बाय एयर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, किस एरिया में आप लैंड करने वाले हैं और कोई आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है। और उसके बाद ये सब फिल कर दोगे, सबमिट कर दोगे और आपको स्कैन कोड मिल जाएगा। सो गाइज़, हेल्थ डिक्लेरेशन का भी हो गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस रह जाता है वो होता है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एयरपोर्ट से एग्जिट करना है। और अगर आपके पास ये ना हुआ तो वहाँ पे आपके 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि कभी कभार वो आपको उन्हें शक हो जाता है कि इनके पास क्यों नहीं है, तो वो आपका पूरा लगेज खुलवा के चेक करवाते हैं। तो ये भी मैं आपको अगली स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप कैसे ये फिल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, अगली स्क्रीन पे जाएंगे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आप देखिए। और कस्टम डिक्लेरेशन के लिए फिर से हमें चले जाना है गूगल पे, टाइप करना है कस्टमर डिक्लेरेशन बाली। और पहली जो वेबसाइट आती है वो स्पॉन्सर्ड है, उसे नहीं करना, वो आपसे चार्ज लेंगे करने का। और ये सेकंड ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिल जाएगा। इस पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल और सब कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फुल नेम वगैरह, वो डालना होता है। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ये डालना होता है कि आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं और आपके पास टोटल कितने बैगेज हैं। और उसके बाद जब आप ये सबमिट करते हैं विदाउट एनी फीस, आपको एक स्कैन कोड मिल जाता है। उस पेपर का आपने प्रिंट कराना है और जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं वहाँ पर एक काउंटर लगा है, वो आपसे पूछेंगे और उनको आपने वो दिखा देना है। तो गाइज़, ये हो गई कस्टम डिक्लेरेशन की बात। और इसके अलावा बचती है एक जो लास्ट चीज़, जो वीज़ा फाइल में पूरी कंप्लीट होती है, आई मीन जो आपको पूरी फाइल लेके जानी है, वो होता है टूरिस्ट टैक्स। और गाइस, जो टूरिस्ट टैक्स का प्राइस होता है वो होता है लगभग 700 से 800 रुपये। और मैंने तो पे नहीं किया था, और ट्रस्ट मी, कोई भी चेक करने वाला नहीं होता, कोई काउंटर नहीं होता, कोई बंदा आपसे नहीं बुलाएगा आपको कि आप दिखाइए वो। और मैं तो आपको यही कहूँगा, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। और इन केस अगर ऐसा हो भी गया कि किसी ने आपको रोक लिया, तो सबसे बेस्ट आप ऑन द स्पॉट भी पे कर सकते हैं। तो क्यों ना आप ऑन द स्पॉट इस चीज़ का रिस्क ले लें, बिकॉज 700-800 रुपये बचाने ठीक है मेरे हिसाब से। तो टूरिज़्म टैक्स देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़, ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको वीज़ा के साथ अप्लाई करने होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। तो इसके बाद बचती है जो बाकी की इन्फॉर्मेशन, वो है कैब, सिम और बाली में जो खर्चा होता है वो कितना रहता है, कैसे स्टे करने हैं और कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कितना खर्चा रहता है स्टे का, और कैसे वो स्टे बुक करने हैं सस्ते। तो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा टाइम दो, बिकॉज मेरी कैब आने वाली है। मैं अभी कोटा जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं कैब में बैठ के आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। सो गाइस, फ़िलहाल मैं बैठ गया हूँ अपनी गाड़ी में, जो मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उलुवाटू से कोटा। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है इस वीडियो का, वो है एयरपोर्ट ट्रांसफ़र कैसे बुक करें जब आप बाली पहुँच रहे हैं। तो गाइस, मैंने जैसे अपनी उस वीडियो में भी बता दिया था इस बारे में, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए मैंने जो बुक की थी वो यूज़ किया था अगोडा ऐप। अगोडा ऐप में मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसफ़र सेलेक्ट करके अपने एयरपोर्ट की लोकेशन डाली और अपना सेमियाक का हॉस्टल डाला। और जो मैंने कैब बुक की थी वो लगभग 550 से 600 के बीच में थी, जो कि बहुत सस्ती है। अगर आप ग्रैब भी करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 700-800 रुपये ले रही थी, बिकॉज एयरपोर्ट ट्रांसफ़र थोड़ा महंगा होता है। बट इसके अलावा आप एयरपोर्ट में ग्रैब और गोजैक वालों का जो लॉन्च बना हुआ है, वहाँ वेट करके भी कैब बुक करा सकते हैं। पर सबसे चीपेस्ट है एगोडा ऐप, और आप एगोडा ऐप या आप क्लॉक ऐप, दोनों ऐप यूज़ कर सकते हो। मुझे जो सस्ती डील मिली थी वो मिली थी अगोडा से, तो मैंने जो यूज़ की वो अगोडा ऐप की। इसके अलावा आ जाता है सिम कार्ड। तो दोस्तों, सिम कार्ड जो मैंने लिया था वो लिया था एयरपोर्ट से ही, और जो उसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे लगभग 1100 से 1200 रुपये। तो अगर तो आपका सब कुछ ऑलरेडी प्री बुकड है, लाइक कैब वगैरह, वो आपके बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं नाम का, तो आप वैसे स्किप भी कर सकते हो सिम लेना एयरपोर्ट से। और आप सिम ले सकते हो बाहर लोकल मार्केट से, जो कि आपको कॉस्टिंग पड़ती है, अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें, 700-800, मतलब 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बट डिपेंड करता है डीलर पे, बिकॉज कभी कभार मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो बालियों के लोग हैं ये आपसे ओवरचार्ज करेंगे। इनको आदत है टूरिस्टों से बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज करते हैं, तो बार्गेनिंग करनी पड़ जाती है कभी कभार। और बाकी जो सिम है वो साथ साथ एक्टिवेट हो जाता है।
तो आप वैसे बाहर भी ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप बिल्कुल सेफ़ रहना चाहते हो कि यार जो प्राइस फिक्स है उसके हिसाब से मुझे बुक करना है, तो आप एयरपोर्ट से बुक कीजिए। और जो एयरपोर्ट में जो मैंने लिया था उसमें मुझे 20 GB प्लस 20 GB मिली थी, और मैं 18-19 दिन रुका हूँ। मेरी अब तक ख़त्म नहीं हुआ है इंटरनेट, सो इनफ रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप 5 से 6 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा 500-600 रुपये का। जो मैंने लिया था वो 30 दिन का था, और जिसमें इंटरनेट मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मैं 1 वे टिकट में आया था, डमी टिकट लेके रिटर्न की, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिन का लेना था, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं वापस कब जा रहा हूँ। तो अगर आप भी 1 वे टिकट में आ रहे हैं तो आप डमी लेके आ जाइए। वैसे मेरे से किसी ने टिकट के बारे में पूछा नहीं था, बट अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं डमी टिकट ले सकते हैं। और अगर आपको डमी टिकट की ज़रूरत पड़ती है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डमी टिकट आपको बहुत अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ठीक है गाइज़, ये हो गया हमारा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र और सिम कार्ड का। इसके बाद आती है बारी करेंसी एक्सचेंज की। तो गाइस करेंसी एक्सचेंज मैंने एयरपोर्ट से कराई थी, बिकॉज मेरे पास डॉलर थे, और जो मुझे $100 के मिला था, मतलब $1 का जो मुझे हिसाब मिल रहा था वो 14,200 मिल रहा था। तो मुझे 14,20,000 रुपये मिले थे 100 USD के एयरपोर्ट से, जिसमें नो कमीशन थी। बट जब मैं उबुद और सैमियाक पहुंचा तो वो जो प्राइस था वो उबुद सैमियाक चांगू एरिया में 15,000 था। तो मतलब बाहर से आपको वो भी 700-800 रुपये पर डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया मुझे ज़रूरत थी, बिकॉज मुझे एयरपोर्ट से सिम वगैरह लेना था बिकॉज ऑफ द वीडियोस, और मुझे कांटेक्ट करना था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, हमने इकट्ठे होके जाना था, तो इसलिए मैंने फिर सिम भी लेना था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, थोड़ी बहुत पैसों की। बट अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपकी कैब वगैरह सब बुक है, आप आराम से जाइए सैमियाक और या चांगू जहाँ भी जा रहे हैं उबुद, आपको करेंसी एक्सचेंज के हर जगह काउंटर मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कहीं, हर जगह बहुत सारे काउंटर होते हैं, तो एयरपोर्ट से थोड़ी बेस्ट वैल्यू भी मिलेगी। तो इसके अलावा जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देते हैं। सो गाइस, फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ कोटा अपने होटल में, और ये है हमारा आज का स्टे जहाँ हम रुकने वाले हैं एक रात के लिए। बाकी वैसे कोटा में ऐसा कुछ करने को है नहीं, बेसिकली शॉपिंग और पार्टी, बाकी बीच है यहाँ पे। तो हम वैसे कोई ऐसा प्लान तो नहीं है, बट यहाँ वॉक करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ तो ऐसा सच अभी हमारा प्लान नहीं है कुछ यहाँ स्पेशल करने का, ना ही कुछ ऐसा स्पेशल है कुछ करने को। तो ठीक है, एनीवेज गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वेट मुझे चेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हाँ, तो अब अगला स्टेप आ जाता है कि चलो आपने टूरिस्ट कैब ले ली एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल के लिए। उसके अलावा आप कैसे एयरपोर्ट से हॉस्टल तक की, अपने होटल तक की सस्ती गाड़ी बुक कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बारी आती है हॉस्टल्स की। तो गाइज़, मैं ऑलमोस्ट हर जगह हॉस्टल रुका था सिवाय उलुवातू के, और उसका रीज़न मैंने आपको वीडियो में दे दिया था। बाकी मैं हर जगह हॉस्टल में रुका था। तो गाइज़, बाली का कुछ ऐसा सीन है, जो हॉस्टल्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकपैकर्स आते हैं। और जो हॉस्टल का प्राइस है, अब जैसे चांगू एरिया और उलुवातू एरिया सबसे महंगा है स्टे करने के लिए, बट अगर आप वहाँ पे भी हॉस्टल चेक करते हैं तो आपको 600-700 रुपये पर नाइट के हिसाब से हॉस्टल मिल जाएगा। तो मेरी टूर की शुरुआत हुई थी सैमियाक से। तो जो सैमियाक से हमारे हॉस्टल की जो प्राइस रेंज थी, हमारी 600 से 800 रुपये की हॉस्टल की प्राइस रेंज रही है। हाँ, जो मैड मंकी था गिलिटी में, बिकॉज मैं ऑलवेज़ मैड मंकी रुकता हूँ, जैसे आपको पता है मेरी फेवरेट हॉस्टल चेन है, तो मैड मंकी रुकता हूँ। तो मैड मंकी थोड़ा एक्सपेंसिव था, 1000 से 1200, बट वो वर्थ इट है गाइस, बिकॉज वो बीच फ्रंट है उनका पूरा, उनका एक काइंड ऑफ प्राइवेट बीच है, आप आराम से चिल कीजिए, बीच व्यू का उनका पूल है, और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कूल लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सोशलाइज हॉस्टल होते हैं उनके। तो वही रीज़न था कि मैं उसमें बुक करता हूँ मैड मंकी, जिसकी कॉस्ट मुझे 1200 से 1300 रुपये के बीच में पड़ी थी। बाकी पूरे बाली में, मतलब मैं 18-19 दिन रुका हूँ, पूरे बाली में मैंने 700, 750, 800 रुपये के हॉस्टल लिए हैं। चांगू में थोड़े से महंगे हॉस्टल, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको प्राइस ट्रैक करने के लिए। अदरवाइज़ आपको 900-1000 रुपये के तो कभी भी मिल जाएंगे, वो तो आप कभी भी बुक कर लीजिए। बट अगर आप 600-700 की रेंज में चाहिए तो वो भी ईजिली मिल जाते हैं, बस वो ट्रैक कर लेते हैं। बाकी हॉस्टल्स के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हॉस्टल वर्ल्ड, और उसके बाद मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहती है अगोडा। और इसके अलावा मैं तो आपको सजेशन दूंगा, booking.com पे भी आप चेक किया कीजिए, booking.com पे भी कभी कभार ठीक रहती है। तो 3 ऐप आपको ये यूज़ करनी है हॉस्टल्स के लिए, हॉस्टल वर्ल्ड, booking.com एंड अगोडा। इन तीनों के अलावा मैं कोई और ऐप यूज़ नहीं करता हॉस्टल्स बुक करने के लिए, जो कि बहुत ईजी रहती है। पे एट हॉस्टल भी कर सकते हैं,
आप प्री बुक भी कर सकते हैं, लाइक फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो ठीक है गाइस, ये हो गया हॉस्टल्स का। अब इसके अलावा जो अगली बात आती है जब बाली में कि कार्ड्स का क्या सीन रहता है, कि मतलब आपको कैश देना होता है या कार्ड से पे करना होता है। तो गाइस बाली में ट्रस्ट मी 75 to 80% हर जगह आपके कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। बट एयर मैक्स कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वो इंडिया में भी नहीं करते, आपको पता है। तो हर जगह ऑलमोस्ट आपके कार्ड्स चलेंगे। कुछ लोग 3% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब जैसे जो स्टोर्स होते हैं, जो सुपर मार्केट होती है, मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ी कंडीशन रहती है कि आपका बिल मिनिमम 50,000 का होना चाहिए, 1 लाख का होना चाहिए। मतलब 50 और 1 लाख की रेंज रहती है दोनों जगह, इससे ज़्यादा कोई रेंज नहीं होती। तो अगर आपका उतना बिल है तो वो कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको कैश पे करनी है, जो कि अगर आप सामान ले रहे हैं इकट्ठा तो वो हो ही जाता है 50,000। तो कार्ड हर जगह एक्सेप्ट होते हैं। बट और जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये अच्छे, जैसे कि ये इंडो मार्ट्स वगैरह जो ये मार्ट्स होते हैं यहाँ पे, वो ये सब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। ये जो नॉर्मल हॉस्टल्स वाले या कोई शॉप्स वाले वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो भी सारे नहीं ले रहे। पिछली बार सब ले रहे थे बट अब सब नहीं ले रहे। तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप कर सकते हैं मज़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन कुछ तो आपको शॉप्स बिल्कुल छोटी शॉप्स मिलेगी बट वो भी कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है गाइज़, आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो मैं तो कहूँगा कार्ड ही यूज़ किया कीजिए ज़्यादा, और स्पेशली अगर कोई ऐसा कार्ड है कि जिसमें आपका कन्वर्जन चार्ज नहीं लगता तो और भी बेस्ट है। जैसे मेरे पास एक कार्ड जिसका कन्वर्जन चार्ज नहीं लगता, तो मेरे तो मज़े हो गए थे कि मैं तो हर जगह वही अपना टैप एंड पे यूज़ कर रहा था। तो ठीक है गाइज़, अब ये हो गया हमारा सिम कार्ड का भी, सिम कार्ड कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड और कैश का भी आपको कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दी है। तो अब इसके अलावा बच जाता है कि जब आप बाली में हैं तो आप बाली कैसे घूमें। तो बाली जैसे 2 ऑप्शन रहते हैं, 3 टेक्निकली 3 ऑप्शन है। तो एक है कि आप सेल्फ रेंटल बाइक या स्कूटर ले लीजिए, दूसरा आप गो कार या गोजैक कार ले लीजिए, तीसरा या आप ग्रैब कार या गैब बाइक ले लीजिए। तो ये सबसे कन्वीनियंट रहता है। हमेशा आप 2 ऐप्स अपने फ़ोन पे रखिए, गोजैक और गो कार। इन दोनों में प्राइस कंपेयर कीजिए, बिकॉज कभी कभार अब जैसे मैं उल्लू वातू से आया हूँ तो गो कार में प्राइस शो हो रहा था 1 लाख, बट गोजैक में वही प्राइस 51,000 का हुआ। तो कभी बार आपके बहुत पैसे बच जाते हैं, और इसमें भी आप कार्ड से पे कर सकते हैं। जस्ट अपना कार्ड ऐड कर लीजिए और 1 क्लिक कीजिए और कार्ड से पेमेंट कर दे, कोई कन्वर्जन चार्ज वगैरह मेरा तो नहीं लगा, बिकॉज मेरा कार्ड में कन्वर्जन चार्ज नहीं है। तो और बाकी सेल्फ ड्रिवन अगर आप स्कूटर लेते हैं तो जो छोटा स्कूटर है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया, वो 70,000 की रेंज है। 70 to 80,000 आपको हर जगह मिल जाएगा, बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है, यही प्राइस होता है सब जगह। और कुछ मतलब 70 से 80 हज़ार की रेंज। और जो बड़ा एनमैक्स वगैरह यामाहा के होते हैं वो थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, थोड़े बल्कि लगते हैं, अच्छे लगते हैं, चलाने में भी मज़ा आता है। उनका जो प्राइस रहता है वो 1.5 लाख से 2 लाख रहता है। कुछ लेटेस्ट मॉडल है वो 2.5 लाख के होते हैं पर डे। और इसमें जो चांगू सेमियाक एरिया है वो पेट्रोल इंक्लूड नहीं होता, बट उल्लू वातू में पेट्रोल इंक्लूड था, और दूसरी कुछ कई जगहों पे भी पेट्रोल इंक्लूड होता है। इट डिपेंड्स डीलर टू डीलर, तो आप वो बात करके उनसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी गिलिटी में बाइक स्कूटर अलाउड मतलब नहीं चलते हैं, तो आपको बैटरी वाली या तो बैटरी वाली भी वैसे इतनी मुझे तो कहीं नहीं मिली, बट कुछ लोग घूम रहे थे। अदरवाइज़ आपको साइकिल वहाँ पर रेंट पे लेनी है। साइकिल का प्राइस भी बाइक का ही प्राइस होता है, 50 से 60-70 हज़ार। इट डिपेंड्स आप किस वेंडर से ले रहे हैं, तो कितना चार्ज कर रहा है वो रहता है। तो साइकिल का भी हो गया, और आपको कैसे एक्सप्लोर करना है वो भी हो गया, कि मतलब गो कार। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप एक जगह लंबा रुक रहे हैं तो आप स्कूटर रेंट कीजिए, बहुत इजी रहता है, बिकॉज बहुत कुछ होता है देखने को, बहुत कुछ जगहें होती है पार्टी करने को, तो आपको हमेशा बुक करनी पड़ती है। बट चाहे सुबह के 4 हो, चाहे रात के 12 हो, चाहे 1 हो, 2, डजेंट मैटर। आपको चाहे आप गो कार बुक कीजिए, चाहे गोजैक बुक कीजिए, बाइक एंड कार दोनों आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगी, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट गोजैक में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वो ड्राइवर राइड्स कैंसिल कर देते हैं। गो कार में तो ग्रैब ऐप में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको ग्रैब और गोजैक ये 2 ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड रखनी है। इसके अलावा अब मैं तीसरा आपको एक और पॉइंट बताता हूँ यहाँ का, कि जो आप फेरीज़ वगैरह लेते हैं, जैसे बाली से नूसा पेनिदा या नूसा पेनिदा से गिली या गिली मैनो, गिली एयर, गिली टी जैसे आइलैंड्स हैं वो ट्रैवल करना है, तो उसके लिए फेरीज़ कहाँ से बुक करें। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे आपको बहुत सारे काउंटर दिखेंगे कि उनके पास फेरी टिकट्स होगी। कमीशन बेसिस होते हैं वो, एक्चुअली 30 से 40% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है आपको One2Go एशिया ऐप डाउनलोड करनी है, वेबसाइट पे विजिट करना है, अपनी लोकेशन डालनी है, आपको पोर्ट का नाम पता है नहीं पता है डजेंट मैटर, आप जस्ट डालिए आप किस एरिया में जाना चाहते हैं और कहाँ से जाना चाहते हैं, वो आपको कई फेरीज़ के ऑप्शन दे देगा। आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो फेरीज़ बुक कर लीजिए। जस्ट लाइक जैसे हम मेक माई ट्रिप GoIB को बुक करते हैं, जस्ट पेमेंट कीजिए, OTP डालिए, दैट्स इट। गूगल पे भी एक्सेप्ट होता है उस ऐप में। तो ध्यान रखिएगा, One2Go एशिया ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए अगर आप आइलैंड टू आइलैंड ट्रैवल करने वाले हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पे करने से बचना है।
बहुत ईजी रहता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है। बाकी आपको मैंने ब्लॉग्स में दिखाई दिया है, पिछले ब्लॉग्स में, कि कैसे आप फेरीज़ में ईजिली जा सकते हैं और क्या वहाँ का टैक्स रहता है, एंट्री टैक्स वगैरह, वो आप उन वीडियोज़ में देख लीजिएगा। तो सिटी के अंदर घूमने के लिए आपको चाहिए ग्रैब एंड गोजैक, और आपको फेरीज़ के लिए चाहिए वन2गो एशिया। और वन2गो एशिया पूरे साउथ ईस्ट एशिया में काम करती है। तो आप जब भी साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करते हैं हमेशा रखा कीजिए, बहुत बेस्ट ऐप है, वन ऑफ द बेस्ट ऐप है अगर आप इंडिया से बाहर जाके ट्रैवल करना चाहते हो, फेरीज़ वगैरह बुक करना चाहते हैं। टैक्सीज़, फेरीज़, टिकट्स, बस टिकट्स वगैरह सब इसमें होती है। तो ठीक है गाइस, ये अभी तक की इन्फो है। बाकी मैं निकलता हूँ बाहर, थोड़ा वॉक करता हूँ, थोड़ा आपको कूटा दिखाता हूँ अपने साथ, कुछ खाते पीते हैं बिकॉज बहुत भूख लग रही है, और उसके बाद देता हूँ बाकी की इन्फॉर्मेशन। और अभी वॉक करते करते आ गए हैं हम कूटा की गलियों में, और ये है कूटा एरिया। बहुत क्राउडेड एरिया है, इट्स लाइक अ बिग एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल लोग हैं। प्लस हमारा रीज़न यहाँ रुकने का ये है बिकॉज ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। अगर आप किलोमीटर्स की बात करें तो 3 से आई गेस 5 किलोमीटर लगते हैं एयरपोर्ट तक पहुँचने में, और उल्लुवातू से हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे लगभग 20 मिनट। तो ठीक है, एक रात मतलब कुछ घंटे ही निकालने हैं हमने। रात मतलब अभी शाम 12 बज चुके हैं, चेक इन टाइम यहाँ पर 2 बजे का है, तो हमें कुछ घंटे ही निकालने हैं। तो इट्स नॉट बैड। तो थोड़ा कूटा भी देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ नहीं आया था, मैं डायरेक्ट चांगू गया था और रिटर्न भी डायरेक्ट चांगू से आया था। तो थोड़ा देख लेते हैं और मज़े लेते हैं कूटा के, और आपको भी दिखाते हैं। और ये है आज की जगह जहाँ हम करने वाले हैं अपना ब्रंच। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अपना ब्रंच करके हो गया हूँ फ्री, और ब्रंच करते करते ध्यान आया मैं आप लोगों को भी यहाँ खाने की चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या रहती है। तो यहाँ हर कंट्री की जगह यहाँ वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम आने वाली है फॉर श्योर, और बाकी आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। और जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी क्लिप, उस जगह बैठोगे तो आपको यहाँ के 20 से 25 हज़ार इंडोनेशियन रुपीज़ में आपको एक प्रॉपर पेट भर के मील मिल जाएगी। फ्राइड चिकन, राइस, और यहाँ की जो फेमस चटनी है सांबल, जो कि बहुत टेस्टी है, मेरी तो फेवरेट है, और अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम है बहुत। मैंने तो बहुत रेयर रेस्टोरेंट्स देखे, और जो देखे हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी कैफ़ेज़ हैं जो वीगन है। तो मैं तो चिकन खाता हूँ, तो मैंने तो नॉन वेज ही खाया है यहाँ पे जब भी खाया है। इसके अलावा आप वेजिटेरियन का भी थोड़ा मुश्किल रहेगी, बट मिल जाएगा। और मील का प्राइस यही रहता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे आप पोर्क खाना चाहते हो, चाहे आप चिकन खाना चाहते हो। बाकी इसके अलावा कप नूडल्स आपको जो इंडो मार्ट है यहाँ का, सेंट्रल के जो सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर आप इजीली 5 से 6 हज़ार इंडोनेशियन रुपीज़ में ले सकते हो। कॉफ़ी वहाँ ले सकते हो 5 से 6 हज़ार। गर्म पानी वहाँ होता है, वहीं पे बनाइए, वहीं पी लीजिए। वहाँ पर बैठने की जगह भी होती है मज़े से। आपका अगर आप बजट में करना चाहते हैं तो बजट में भी हो जाएगा। बाकी फैंसी रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पर भरमार है, बिकॉज़ यहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। तो स्पेशली चांगू, सेमिया गेरी में तो भर भर के आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। तो अगर आप फूड लवर हैं तो आपके लिए तो ये जगह हेवन है, स्पेशली उबुद, चांगू, किलिटी, सेमियाक, स्पेशली ये एरिया। तो ठीक है गाइज़, अब निकलते हैं हम रेस्ट करने थोड़ी देर अपने रूम में, उसके बाद आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि मैं कूटा रुका हूँ जस्ट फॉर द नाइट स्टे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी और मैं ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहता था फ्लाइट एयरपोर्ट के लिए। तो स्वागत है आपका फिर से वीडियो में। तो जो मैंने अभी आपको पिछली इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बची है कि प्लेसेस टू विज़िट इन बाली, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि उबुद है, उबुद लाइक माउंटेन्स, ग्रीनरी। अगर आपको एरिया में रहना है, लेस क्राउडेड एरिया में रहना है तो उबुद अच्छा है। बट उबुद का जो मेन सेंटर एरिया है बहुत क्राउडेड है। बाकी आप पार्टीज़, फैंसी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नाइट लाइफ इन्जॉय करना चाहते हैं तो चांगू एंड गिलिटी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर आपको सुंदर सुंदर बीच देखने हैं तो मेरे हिसाब से नूसा पेनिदा और आइलैंड है जो वो, और बाली के अंदर अगर मैं बात करूं तो उल्लुवाटू के बीच सबसे बेस्ट हैं बाली के अंदर। तो आप ये जगह विज़िट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम है, जैसे मैं था 17, 18, 19 दिनों के लिए, तो आप हर जगह देख सकते हैं 2-2, 3-3 दिन रुक के। बट मैं तो कहूँगा अगर आपके पास दिन कम है, लाइक 5 से 6 दिन है जैसे नॉर्मल लोग आते हैं, तो चांगू, उबुद बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और नूसा पेनिदा, ये 3 चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है किसी भी कॉस्ट पे। बाकी अगर आपके पास दिन, आप इसी दिन में कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक रात पहले आप उल्लुवातू आ सकते हैं, बिकॉज उल्लुवातू से भी एयरपोर्ट पास पड़ता है, लाइक 25-30 मिनट। ट्रैफिक का इतना इशू नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू चांगू एंड उबुद। तो
इसके अलावा तो गाइज़ मेरे हिसाब से मूसा पनीता के बीच मुझे बहुत पसंद है पहले से, तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद उल्लू वातू के बीच भी बहुत अच्छे हैं। चांगू के बीच कुछ ऐसे खास नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल बीच है। बट ये दो जो जगह मैंने आपको बताई हैं इनके बीच बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, मस्ट विजिट प्लेस है, तो आप ये मिस मत कीजिएगा। तो ठीक है गाइज़, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। अभी मैं यहाँ से बुक करने वाला हूँ अपनी गो बाइक, जो ग्रैब बाइक है उसे गो बाइक कहते हैं। तो गो बाइक मैं बुक करने वाला हूँ। जो फेयर आ रहा है वो सिर्फ 12,000 आ रहा है यहाँ से, बिकॉज 4 से 5 किलोमीटर है। बट बाइक का जो ड्रॉप है वो अलग पॉइंट होता है, वहाँ से थोड़ा सा लाइक आपको एयरपोर्ट के अंदर वॉक करना है। बट एयरपोर्ट के अंदर करना है तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसी हुआ था। और अगर आप गाड़ी की बात करें कोटा से, तो मुझे गाड़ी का प्राइस आ रहा है 34,000। बट मैं अकेला हूँ, मेरे पास बैग है, तो आई गेस ग्रैब बाइक मेरे लिए ठीक है। तो 14,000 रुपये का इस प्राइस आ रहा था, या 14 साढ़े 14 था। तो वो बुक करके हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट, और बाकी की जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बची है वो आपको एयरपोर्ट पहुँच के देते हैं। तो गाइज़ यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स और स्टैंपिंग का सीन ही ख़त्म कर दिया है बाली वालों ने, बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया एयरपोर्ट। सब कुछ ऑटोमेटिक है, सिक्योरिटी चेक से लेके ये आपको सिर्फ बूथ क्रॉस करने हैं, पासपोर्ट स्कैन करके, और आपका इमिग्रेशन हो जाएगा रिटर्न के लिए। तो बहुत सही है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है इन्होंने। तो चलिए आगे चलते हैं और आराम से बैठ के आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस फ़िलहाल बाली से हम पहुंच गए हैं कोलालमपुर। जैसे हम आए थे कोलालमपुर में, मेरा हॉल्ट था, वैसे ही जाते हुए भी मेरा कोलालमपुर हॉल्ट है, बिकॉज मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट बुक की है, जाते हुए भी और आते हुए भी यही सबसे चीपेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, अब गाइस मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ इसका, कि कब बेस्ट टाइम रहता है विज़िट करने का बाली में। तो गाइज़ मेरे हिसाब से तो आप मतलब फरवरी से लेके सितंबर तक कभी भी आइए, मौसम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बट क्या होता है, कभी कभार सितंबर के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बट इस बार मैं अक्टूबर में आया था, अभी बारिश नहीं हुई। बट जब मैं पिछली बार आया था तब अक्टूबर में बारिश शुरू हो गई थी, बिकॉज मैंने 3 अक्टूबर को लीव किया था बाली, तो बारिश तब तक 2 बार हो चुकी थी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लोकल लोगों से भी पूछेंगे तो सभी यही कहते हैं कि 30 सितंबर से पहले आइए। अगस्त सबसे बेस्ट टाइम रहता है, मतलब पूरा क्राउड होता है, लोग भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, तो हॉस्टल्स में बहुत फ़न होता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, फरवरी से सितंबर 30 के बीच में। बाकी तो आप कभी भी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस टाइम अक्टूबर में आया हूँ और अभी फ़िलहाल हो रही है 20 अक्टूबर और मैं वापस जा रहा हूँ, तो अभी तक कोई बारिश नहीं हुई थी। और इसके अलावा वेदर जो होता है यहाँ बिल्कुल गर्मी होती है, अभी बहुत गंदी वाली गर्मी थी यहाँ, बहुत ख़तरनाक। पूरी शक्ल दिख रही होगी आपको, पूरी टैन हो गई है। तो गाइज़ ये तो हो गया वेदर का। अब इसके अलावा मैं आपको अगला और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू बुक चीप फ्लाइट्स टू बाली, स्पेशली फ्रॉम इंडिया और दिल्ली। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए मैंने जो अपनी वीडियो, जो पहली मेरी वीडियो थी इस सीरीज़ की, उसमें भी बताया था, मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। सबसे बढ़िया है कि आप स्काई स्कैनर पे 20 से 25 दिन पहले आपके ट्रैवल डेट है, आप ट्रैवल डेट डिसाइड कर लीजिए, उससे 20 से 25 दिन पहले फ़्लाइट्स को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। या तो गूगल फ्लाइट पे आप रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, स्काई स्कैनर पे भी रिमाइंडर डाल सकते हैं। आई एम श्योर वो बिल्कुल हेल्प करेगा। और मैंने ये फ़्लाइट 9600 की ली थी, आपको भी इसी रेट पे ये फ़्लाइट मिल सकती है बहुत ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप बस ट्रैक करते रहिए। आप पहले एक फ़्लाइट चूज़ कर लीजिए, जैसे लाइक एयर एशिया की सबसे सस्ती इस टाइम एयर एशिया ही आता है। मैंने अमृतसर और दिल्ली दोनों से सिलेक्ट कर ली थी कि मुझे इसमें से कोई एक फ़्लाइट ही पकड़नी है, और मैं ट्रैक करता रहा। अब मानेंगे नहीं, एक दिन ये फ़्लाइट 8800 की भी गई थी दिल्ली टू बाली, बट मैंने सोचा ये शायद और डाउन जाएगी, तो मैं वेट करता रहा। बट उसके बाद ये फिर फ़्लाइट 96-97 की हो गई थी, 98 की थी एक्चुअली। मुझे कुछ 300-400 रुपये का कूपन डिस्काउंट लग के मुझे इतनी मिल गई थी। बट ये विदाउट बैगेज होती है, इसमें 7 kg प्लस एक 4 kg का छोटा सा हैंड बैगेज कैरी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मेरा हैंड बैगेज है और वो मेरा मेन बैगेज है। बट मैं आपको बताऊं, इंडिया से जब मैं बाली के लिए निकला था, तो इंडिया से जो एयर एशिया का स्टाफ था भाई, वो तो बहुत बेकार था। वो मैंने आपको उसमें भी बताया था वीडियो में, बहुत ज़्यादा नेसेसरी बैगेज के लिए वो लोगों से पैसे चार्ज करते हैं। हालांकि मेरे से कोई चार्ज ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मुझे पता है इनकी हाल यही है, इसलिए मैं अपना पूरा मेक श्योर करके गया था कि मेरा बैगेज 7 kg से ऊपर ना हो। बट बाली में किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। इवन मेरा जो बैग है, मुझे लग रहा है वो 1-2 किलो ज़्यादा है, बट किसी ने ना ही वेट किया, ना ही पूछा, ना ही उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया बैग में। उन्होंने सिर्फ पूछा कि आपने कोई बैग ड्रॉप करना है, मैंने कहा नहीं करना। उन्होंने कहा ओके जाइए, और मुझको मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। तो
यही है गाइज़। बाकी तो इसके अलावा तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी मैंने बाली के रिगार्डिंग है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको जो आपका वीज़ा और अदर डॉक्यूमेंट्स है बाली के लिए वो प्रिपेयर कराने हैं तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ज देना होगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने हैं और मैं आपका वो पूरा अरेंज करवा के आपको रेडी करके दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन जो थी बाली के रिगार्डिंग, जो मुझे लगा आप लोगों को देनी चाहिए। बट इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो पर आप उस पॉइंट के बारे में जानना चाहते हो तो एनी टाइम यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और बाकी आप कमेंट कर दीजिए वीडियो पे तो आपको तुरंत ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर फ्री आइटनरीज चाहिए बाली के लिए या दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं सबको फ्री आइटनरीज़ प्रोवाइड कराता हूँ और आप जितने मर्जी उसमें चेंज करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी आपके डाउट्स हों, आप मुझसे पूछिए, आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करके दे दूँगा। तो गाइज़ इस ब्लॉग के साथ हमारी बाली की सीरीज़ भी ख़त्म होती है। तो ठीक है गाइज़, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।